तथ्यों को रटने के बजाय हम ये समझेंगे कि परीक्षा बनाने वाले इन तथ्यों से सवाल कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखकर मैं सच में थोड़ा हैरान था। हरदोई का जो प्राचीन नाम दिया है, वैदिक काल का हरिद्रोही। हरिद्रोही यानी जो ईश्वर से बगावत करे। किसी जिले का ऐसा नाम होना अपने आप में बहुत अनोखा लगता है। स्थानों के नामों का ये ऐतिहासिक सफर हमेशा से ही दिलचस्प रहा है। हरद्रोही से लेकर आज के हरदोई तक का ये उच्चारण का सफर है। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों में थोड़ा और आगे बढ़ें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष सामने आता है। 1540 का साल। बिल्कुल, 1540 ईस्वी का बिलग्राम का युद्ध। ये युद्ध तो शेरशाह सूर्य और हुमायूं के बीच लड़ा गया था ना? जी, ये भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक युद्धों में से एक है। इसी युद्ध के बाद हुमायूं को भारत से निर्वासित होना पड़ा था। परीक्षाओं में ये वर्ष और ये युद्ध बहुत बार पूछा जाता है। मतलब ये कालक्रम या क्रोनोलॉजी वाले सवालों के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जैसे पानीपत का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध और उसके बाद बिलग्राम का युद्ध। एकदम सही पकड़ा आपने। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था और बिलग्राम का 1540 में। दोनों के बीच सिर्फ 1 साल का अंतर है। कई बार इसे कन्नौज के युद्ध के नाम से भी पूछ लिया जाता है। हाँ, ये नाम का कंफ्यूजन काफी होता है। इसीलिए जब भी हरदोई और 1540 का जिक्र एक साथ आए तो दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये वही ऐतिहासिक जमीन है जहां से सूर्यवंश की नींव मजबूत हुई थी। इतिहास के इस भारी भरकम हिस्से के बाद अब थोड़ा भूगोल की तरफ चलते हैं। स्लाइड नंबर 3 में जो नक्शा दिया है वो किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। हाँ, हरदोई की सीमाएं काफी उलझी हुई हैं। मैंने गिना तो देखा कि ये जिला कुल 8 अलग अलग जिलों से घिरा हुआ है। अगर मैं नक्शे को दिशाओं के हिसाब से पढ़ूं तो उत्तर में शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी हैं। पूर्व की तरफ देखें तो सीतापुर और लखनऊ इसके पड़ोसी हैं। दक्षिण में उन्नाव और कानपुर नगर हैं और पश्चिम की तरफ कन्नौज और फर्रुखाबाद इसकी सीमा को छूते हैं। एक ही जिले को 8 अन्य जिलों का टच करना इसे एक बड़ा जंक्शन बनाता है और भूगोल के सेक्शन में यही जंक्शन सबसे बड़ा ट्रैप होता है। ट्रैप कैसे? देखिए, सवाल ये नहीं आता कि कौन से जिले सीमा साझा करते हैं। सवाल अक्सर ये आता है कि इनमें से कौन सा जिला हरदोई के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अरे हाँ, और वहां ऑप्शंस में आसपास के जिले दे दिए जाते होंगे। बिल्कुल, जैसे बाराबंकी या पीलीभीत दे दिया जाए तो कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। इसीलिए इस मैप को दिमाग में एक तस्वीर की तरह बैठाना बहुत जरूरी है। 8 जिलों का ये घेरा सच में ध्यान से याद रखने वाली चीज है। अब स्लाइड 4 पर आते हैं, जहां कुछ प्रमुख आंकड़े दिए गए हैं। जनसांख्यिकी वाले आंकड़े। हाँ, इसका मुख्यालय तो हरदोई ही है। क्षेत्रफल 5,986 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या लगभग 40,92,845 है। क्षेत्रफल और जनसंख्या तो बुनियादी जानकारी है, लेकिन असली परीक्षा वाले तथ्य लिंगानुपात और साक्षरता दर में छिपे हैं। लिंगानुपात यहाँ 868 दिया गया है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 868 महिलाएं। जब राज्य के औसत लिंगानुपात से तुलना वाले सवाल आते हैं तो ये डेटा बहुत काम आता है। ये तो है, लेकिन मुझे साक्षरता दर के आंकड़ों ने थोड़ा चौंकाया। कुल साक्षरता दर 64.6% है, जो कि ठीक-ठाक लगता है। लेकिन जैसे ही आप इसे पुरुष और महिला में बांटते हैं तो तस्वीर बदल जाती है। मात्र 53.2% है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। लगभग 21% का अंतर है और एग्जामिनर इसी अंतर का फायदा उठाते हैं। कथन और कारण वाले सवालों में ये बहुत पूछा जाता है। मतलब कोई ये सोचकर जाए कि साक्षरता दर 65% के आसपास है तो वो इस भारी जेंडर गैप को मिस कर जाएगा। बिल्कुल, इसे याद रखने का तरीका यही है कि कुल 65 के आसपास है, उसमें 10% जोड़ दें तो पुरुष साक्षरता और 11 या 12% घटा दें तो महिला साक्षरता। ये काफी प्रैक्टिकल तरीका है याद रखने का। चलिए अब स्लाइड 5 और 6 की तरफ बढ़ते हैं, जो अर्थव्यवस्था और कृषि पर हैं। ओडीओपी योजना का जिक्र है यहाँ। हाँ, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत यहाँ हथकरघा यानी हैंडलूम को चुना गया है और साथ ही एक टेक्सटाइल पार्क का प्रस्ताव भी है। ओडीओपी से जुड़े मिलान वाले प्रश्न आजकल हर परीक्षा का हिस्सा है। हरदोई के साथ हथकरघा का जुड़ाव याद रखना बहुत आवश्यक है। और टेक्सटाइल पार्क का प्रस्ताव दिखाता है कि इस पारंपरिक उद्योग को बड़े स्तर पर ले जाने की तैयारी है। सही कहा, लेकिन यहाँ की अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ कृषि है। और कृषि वाले स्लाइड में एक बहुत बड़ा कैच है।
मैं इसे पढ़कर थोड़ा कंफ्यूज हुआ था। गेहूं और मक्के वाला डेटा? जी, यहाँ लिखा है कि गेहूं के मामले में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन और सर्वाधिक क्षेत्रफल हरदोई का है। ये तो समझ आता है। लेकिन मक्के के लिए लिखा है सर्वाधिक उत्पादकता। तो क्या उत्पादन और उत्पादकता अलग अलग चीजें हैं? ये बहुत ही बारीक लेकिन बहुत जरूरी अंतर है। यहीं पर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। तो इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, जब हम गेहूं के लिए सर्वाधिक उत्पादन और क्षेत्रफल कहते हैं तो इसका मतलब है कि राज्य में सबसे ज्यादा जमीन पर गेहूं यहीं बोया जाता है और कुल उपज भी यहीं सबसे ज्यादा होती है। मतलब टोटल आउटपुट सबसे ज्यादा है। हाँ, लेकिन मक्के के मामले में शब्द है उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी। इसका कुल उत्पादन से लेना देना नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है प्रति हेक्टेयर उपज। मतलब यहाँ की जमीन मक्के के लिए इतनी अच्छी है कि कम जगह में भी सबसे ज्यादा अनाज निकलता है। हाँ, ये तो एफिशिएंसी की बात हो गई। बिल्कुल। बहुविकल्पीय प्रश्नों में उत्पादन और उत्पादकता शब्दों को बदलकर ट्रैप बनाया जाता है। तो मक्के की उत्पादकता में हरदोई का नाम याद रखना है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट क्लियर हो गया। अब स्लाइड 7 की तरफ देखते हैं, जहां उद्योग और तकनीक की बात है। संडीला क्षेत्र में वेबले स्कॉट का नाम है, जो एक ब्रिटिश गन फैक्ट्री है। ये परीक्षा के लिए एक बहुत हॉट टॉपिक है। और उसी संडीला में एक साइंस पार्क का भी जिक्र है। विदेशी हथियारों का निर्माण और विज्ञान का आधुनिक पार्क, दोनों एक ही जगह। यही विरोधाभास इसे खास बनाता है। वेबले स्कॉट कोई आम कंपनी नहीं है। इसने विश्व युद्धों में ब्रिटिश सेना को हथियार दिए थे। तो मतलब मेक इन इंडिया और डिफेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन के नजरिए से ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी, और साइंस पार्क ये दिखाता है कि क्षेत्र में नवाचार और विज्ञान का ढांचा भी खड़ा किया जा रहा है। इसके बाद स्लाइड 8 में प्रमुख संस्थानों की सूची है। यहाँ एक नाम सीधे इतिहास से जुड़ता है, राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान। राजा टोडरमल का नाम ही इस संस्थान को परीक्षा के लिए अहम बना देता है। राजा टोडरमल तो अकबर के नवरत्नों में से एक थे ना? हाँ, और उनका सबसे बड़ा योगदान उनकी भू राजस्व प्रणाली थी, जिसे 10 साला कहा जाता था। तो चूंकि वे जमीन के सर्वे और रिकॉर्ड्स के इतने बड़े विशेषज्ञ थे, इसीलिए आज के भूलेख प्रशिक्षण संस्थान का नाम उनके नाम पर है। ये तो बहुत शानदार लॉजिक है। और इसी लॉजिक से इसे याद रखना आसान हो जाता है। परीक्षाओं में सीधे पूछा जा सकता है कि ये संस्थान किस जिले में है। इसके अलावा एक राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज भी है, जो स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तार को दिखाता है। बिल्कुल। अब अगर हम पर्यावरण वाले हिस्से पर आएं, तो स्लाइड 9 काफी जानकारी से भरी है। हाँ, यहाँ सांडी पक्षी विहार का जिक्र है। इसके 3 मुख्य तथ्य दिए हैं। स्थापना 1990 में हुई थी। क्षेत्रफल सिर्फ 0.3 वर्ग किलोमीटर है और ये एक रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। पर्यावरण के सवालों का ग्राफ आजकल बहुत ऊपर जा रहा है। सांडी पक्षी विहार से 3 अलग तरह के सवाल बन सकते हैं। पहला तो यही कि स्थापना कब हुई? 1990 में। और दूसरा, इसका क्षेत्रफल जो मात्र 3 वर्ग किलोमीटर है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, ये एक रामसर साइट है। रामसर साइट होना इतना खास क्यों है? मतलब ये तो सिर्फ 3 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। पर्यावरण में आकार से ज्यादा इकोसिस्टम का महत्व होता है। रामसर साइट का दर्जा उन वेटलैंड्स को मिलता है जो पक्षियों और जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहम है। अच्छा, तो ये कोई लोकल दर्जा नहीं बल्कि एक वैश्विक पहचान है? जी, उत्तर प्रदेश में कुछ चुनिंदा रामसर साइट्स ही हैं, इसलिए परीक्षा बनाने वाले इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं। प्रकृति के बाद अब कला और संस्कृति की स्लाइड देखते हैं। स्लाइड 10 और 11। यहाँ पर्यटन स्थलों की काफी लंबी सूची है। हाँ, विक्टोरिया हॉल, नवाब दिलेर खां का मकबरा, संकट हरण मंदिर और दहर झील। ब्रिटिश वास्तुकला, नवाबी दौर और आस्था के केंद्र, सब एक साथ। कला और संस्कृति में अक्सर मिलान करने वाले सवाल आते हैं। एक तरफ स्मारकों के नाम और दूसरी तरफ जिले। तो नवाब दिलेर खां का मकबरा और विक्टोरिया हॉल जैसे नामों का हरदोई से जुड़ाव याद रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इसी सेक्शन में एक मेले का भी जिक्र है, बेरिया घाट मेला। हाँ, मैंने देखा। लेकिन कुंभ या नौचंदी जैसे बड़े मेलों के आगे क्या एक स्थानीय मेला इतना महत्वपूर्ण हो सकता है? यही तो कैच है। कई लोग सिर्फ राज्य के बड़े मेलों को याद करते हैं। एग्जामिनर ये चेक करने के लिए कि किसने गहराई से पढ़ाई की है, ऐसे स्थानीय मेलों के सवाल डाल देते हैं। तो बेरिया घाट मेला हरदोई की स्थानीय संस्कृति का हिस्सा है और इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। एकदम सही।